जो हमारा टॉपिक है रेज्ड आईसीपी आज का, इसके बारे में बातचीत करेंगे। रेज्ड आईसीपी के बारे में आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स पता होने चाहिए कि नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो नॉर्मल जो आईसीपी होता है, नॉर्मल वो कितना रहता है, तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहता है वो हमारा रहता है 10 से लेकर 220 mm ऑफ Hg तक। इतनी हमारी नॉर्मल रेंज रहती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। इंट्राक्रेनियल प्रेशर के केस में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक तरीके से कि हमें मेन जो हमें याद करना है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारे लिए जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है वो है एक तरीके से हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन। वो चीज़ हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए, वही हमारे जानने के लिए, और उसी का एक तरीके से सिग्निफिकेंस आता है। और सेरिब्रल परफ्यूजन कैसे पता करते हैं, यही पता होना चाहिए। तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर से पता कर लेते हैं। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर वो किसके बराबर होता है, हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। ये अब मीन आर्टीरियल प्रेशर तो हमारा वो उस पर डिपेंड करता है एक तरीके से, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर्कुलेशन तो खास योगदान है नहीं उसका। तो मेन जो उसका योगदान है एक तरीके से नॉर्मल जो हमारा सिस्टम चलता है एक तरीके से बॉडी का, उससे रिलेशन है उसका हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन। उससे आईसीपी के बारे में पता रहा था, आईसीपी के लिए हमें पता है नहीं, तो ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा का नाम पे कितना, जैसे पहले बताना चाहिए नॉर्मल वैल्यू बता दूँ। सीसीपी की जो मेन नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारी रहती है हमारी कितने से लेकर 75 से लेके 75 भी याद नहीं रखें तो कम से कम 60 से लेकर 80 तक याद रखना। 60 से लेकर 80 तक हमारी नॉर्मल वैल्यू रहती है किसकी, एक तरीके से सीसीपी की। आईसीपी की इतनी थी। इसलिए क्या है कि जब भी हम कभी भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के टाइम पर हमारा क्या टारगेट रहता है, कहते हैं गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेज्ड आईसीपी। ये पता होना चाहिए, यही पूछता है आपसे, ये रेंज वगैरह कोई नहीं पूछता। ये पूछना चाहे हमें आईसीपी की जो वैल्यू होती है वो 20 से कम रहनी चाहिए। और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो एक तरीके से 60 के बराबर, 60 से ज़्यादा होना चाहिए हमारा। ये इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपके लिए जानने लायक पॉइंट है वो यही है। अब हम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं इस तरीके से हमारा, इस तरीके से वेंट्रिकुलोस्टमी। ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, अदर मेथड भी होते हैं, उसके बारे में ऐसे कुछ खास जानने को नहीं है। वेंट्रिकुलोस्टमी याद रखना मेन तो आप। ठीक है। तो अब आप बात करते हैं इस तरीके से, और जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस तरीके से कि एक तरीके से हम जो ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आता है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। ये आ गया, क्योंकि मैंने बताया मीन आर्टरी प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मीन आर्टरी प्रेशर है वो एक तरीके से हम मीन आर्टरी प्रेशर वो तरीके ज़्यादा नॉर्मल रहता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं है। यदि हार्ट फेलियर वगैरह बिल्डअप हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, वरना ये एक तरीके से अफेक्टेड नहीं रहता। जो मेन जो अफेक्टेड आता है वो इसलिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर अफेक्टेड होता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण ये हमारा सीसी पे अफेक्टेड होता है। इसलिए हमारा मेन फोकस इस पर रहता है। इस पर इधर इंडायरेक्ट में फोकस चला जाएगा, वो इधर मेन आर्टरी प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा। इससे ये जितना ज़्यादा कम रहे उतना ज़्यादा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। ये इसको बताने का मेरा उद्देश्य था कि ये सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर यदि कम हो जाए तो इस्कीमिया डेवलप हो जाता है इस तरीके से ब्रेन्स में, और उनको ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है वो इस तरीके सिम्टम उसके देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। तो एक्टिव मैनेजमेंट पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो तो हमारे मॉनिटर चले रही है, वेंटिकुलोस्टमी करी जाती है, उसमें क्या है तरीके से आईसीपी मॉनिटर लगा लेते हैं तरीके से, ये चीज़ बताना चाहिए। तो एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, ये कब करते हैं तरीके से, यदि हमारा इंट्राक्रीनियल प्रेशर है वो 20 से ज़्यादा आ रखा हो और 5 मिनट के लिए आ रखा हो कम से कम, तब हम इस तरीके से एक्टिव मैनेजमेंट पे जाते हैं। ये इतना पॉइंट लिखेला है नहीं है, सीधा हम एक्टिव मैनेजमेंट पे आते हैं। सबसे पहले बात जो आती है वो आती है हमारे एलिवेटेड हेड एंड। कितना येते 30 डिग्री पोजीशन, और इस तरीके से कितना येते रिवर्स टैडलैंडबर्ग पोजीशन। रिवर्स टैडलैंडबर्ग पोजीशन कैसी होगी, इस तरीके से हमारी इस तरीके से पेशेंट का हेड ये है और आदमी ऐसे लेटा हुआ है, तो इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ पे कम से कम नॉर्मल सर्फेस से। तो ये हमारी रिवर्स टैडलैंडबर्ग पूर्व, तो हेड एंड जो होता है वो एलिवेटेड होना चाहिए, तो ये पोजिशनिंग होता है इस तरीके से इसकी। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से हमारा क्या होता है, ड्रेन करते हैं इस तरीके सी एस एफ को वेंटिकुलोस्टमी के द्वारा। तो वेंटिकुलोस्टमी मॉनिटरिंग में भी आती है और ट्रीटमेंट में भी आती है। तो इस तरीके से ड्रेन करते हैं। वेंटिकुलोस्टमी में द्वारा सी एस एफ को ड्रेन कर लिया जाता है। और उसके अलावा क्या हम कर देते हैं, ऑस्मोलैरिटी भी कंट्रोल कर लेते हैं। ऑस्मोथेरेपी करते हैं किसके द्वारा, हम मैनिटोल के द्वारा। ज़्यादा सेरिब्रल एडिमा में यूज होता है इस तरीके से। एक कहते हैं जिसका हाइपर ऑस्मोलिटी बनाए रखता है एक तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ये। फिर हमारे आता है मेन पॉइंट ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपसे सर्जरी में भी पूछ सकता है और मेडिसिन में भी पूछ सकता है, इसलिए ये इंटीग्रेट में आता है। ये पता होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो होंगे हर्निएशन का वो हम सर्जरी में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये चीज़ है। जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहाँ यूज़ करते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो मेन यूज़ किया जाता है, इंडिकेशन क्या रहते हैं, तो इंडिकेशन क्या रहेंगे, एक तरीके से ब्रेन एडिमा हो गया, वो एक तरीके से ब्रेन एडिमा है, या एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर हो गया है उस तरीके से, तब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसके। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे इसके, हमारी तो हेड इंजरी हो रखी हो, कोई हेड ट्रॉमा हो रखा हो, क्या या क्या हो रखा है हमारे, एक तरीके से स्ट्रोक आ रखा हो एक तरीके से, और क्या हो रखा हो एक तरीके से हमारा हेमरेज हो रखा हो किसी प्रकार का। ये तीनों चीज़ हो रखी है कुछ ना कुछ इनमें से, तो हम एक तरीके से इसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड को नहीं देंगे। ये क्रम जरूर याद रखना, कैसे कैसे क्रम रहता है, क्रम से भी आती है चीज़ें, क्रम से पूछ सकता है, तो ये क्रम को कंसीडरेशन में ज़रूर लेना है। उसके बाद क्या याद करते हैं हम इस तरीके से, उसके बाद जाते हैं हम हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन नहीं करते, उसके बाद हम करते हैं इस तरीके से सेडेशन पे जाते हैं। सेडेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉर्फिन प्रोपोफॉल यूज़ कर लेते हैं। ये हुआ, तो स्टेप बाय याद रखना चाहिए। फिर हम क्या याद करते हैं, फिर अगली चीज़ हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किसके बाद यूट्यूब ट्यूब इंजेक्ट करके करते हैं, क्योंकि ये तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, क्योंकि ताकि क्या है कि हम CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल जाए, तो वो क्या कहते हैं ये चीज़ रहने का फॉर शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम। ये हुआ। और इसके अलावा क्या चीज़ आती है, उसके अलावा हम देते हैं इस तरीके से प्रेशर थेरेपी। हमारी
प्रेशर थेरेपी किस में यूज करते हैं तरीके से ये भी पता होना चाहिए। प्रेशर थेरेपी करते हैं तरीके से जब हमको ये तरीके से इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस तरीके से मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर घटाने के सारे प्रयास कर लिए हमने, तब हम इस तरीके से इस तरीके से जो ज़्यादा हाइपर मैनेजमेंट होते हैं, इस तरीके से थोड़े से रिफ्रैक्टिव मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। बड़ा इसी से सर्जरी नहीं करने लगेंगे, जैसे अभी तक हमने सारे नॉर्मल मैनेजमेंट किए। तो उसके बाद सर्जरी भी आती है, सर्जरी पे सीधे नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे इस तरीके किस पे, इस तरीके से हम प्रयास करेंगे कि जो मीन आर्टरी प्रेशर जो है वही बढ़ जाए। तो यो एक तरीके से मीन आर्टरी प्रेशर का रोग फ्लेवर इसी में ही आता है। और जगह कोई सिस्टम में भाई साहब में हम इस ICP को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम ज़्यादा यदि ये कोई चीज़ यदि बिगड़ी नहीं है तो क्यों बिगाड़ें उसको, ये बात है ना। चेंज क्यों की, जो बिगड़ा नहीं उसको जोड़ो मत, ये चाहिए। तो इसलिए प्रेशर थेरेपी हम यूज कर लेते हैं। इसमें कौन सी ड्रग आती है ज़्यादा पता होगा कि डोबूटामीन आती है, और क्या यूज करते हैं तरीके से फिनाइलनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन याद रख लेना, ये फिनाइलनेफ्रिन, ये चीज़ ये पता होनी चाहिए। उसके बाद यदि रिफ्रैक्टिव केस होता है, रिफ्रैक्टरी केस है, तो रिफ्रैक्टरी केस का मतलब है कि दवाई फवाई से हमने इतनी सारी दवाई तो दे रहे हैं, उससे दवाई से यदि फ़ायदा नहीं मिला तो हम सर्जरी पे जाते हैं। तो सर्जरी के केस में ज़्यादातर वो यही पूछेगा कि तेरे रिफ्रैक्टरी केस में क्या है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रिप कंप्रेशन क्रेडियोटमी करते हैं। इसे क्या समझ दे, डीकम्प्रेशन क्रेनियोटमी। उसके अलावा क्या करते हैं हम, हाई डोज बारबीटूरेट थेरेपी दे सकते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया करते हैं। ये पॉइंट पता होना चाहिए, हाइपोथर्मिया हम देते हैं इस तरीके से, इसका लक्षण नहीं है कोई हाइपोथर्मिया का। हाइपोथर्मिया करते हैं जिसमें इस तरीके से तो नॉर्मल 37 डिग्री टेम्परेचर जो होता है उसको घटा के इस तरीके से 33 डिग्री पे ले जाया जाता है। इसको करने का क्या उद्देश्य होता है, ताकि क्या मेटाबॉलिज्म जो है इस तरीके से नर्व्स का वही घट जाए। क्योंकि इस तरीके से इसमें हमारे ले दे क्या हो रहा है, इसी में बढ़ने से क्या हो रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। तो शरीर में परफ्यूजन प्रेशर है वो घट गया है, जिसके कारण क्या ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है। तो हम यदि ब्लड कम पहुँचा तो ये प्रयास करेंगे ना कि वो कम ब्लड पे कम चला रहे, तो इसलिए उसको हाइपोथर्मिया में करेंगे उसको। हालांकि इससे मतलब वो चीज़ें खतरनाक होंगी, फिर और लक्षण देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें बचाना ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो ये टेम्परेचर जरूर याद रखना, 37 से 33 डिग्री सेल्सियस तक ले जा देते हैं हम, बहुत ज़्यादा कम है इस तरीके से देखेंगे। कंटिन्यू 33 हम 34-35 पे बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आ जाती है, तो हम 33 पे पहुँचा दिया हमने तो। लेकिन ये कि इससे ज़्यादा पेशेंट बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। तो अब और चीज़ों पे आते हैं इस तरीके से कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिले। मेन तो आपको वही पहचानना है ना, मतलब कि अब हालांकि मेन तो आपसे पूछता यही है, लेकिन थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर भी पता होनी चाहिए कैसे कैसे आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह। तो साइन एंड सिम्टम्स में एक तरीके से मैं बताऊँ तो थोड़े से मेन बता देता हूँ। साइन एंड सिम्टम पहले जो मिलेगा आपको हेडेक देखने को मिलेगा। किसके बाद स्ट्रेचिंग जो हो रही है तरीके से ड्यूरामीटर के कारण, और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है आपको, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। उसके अलावा क्या देता है, अल्टर्ड सेंसोरियम। तो ये तरीके से, ये तो हमारे तरीके से जो प्रेजेंट करेगा तो ये सिम्टम हो गए। बाकी हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमको एक तो पेपिली एडीमा देखने को मिल जाता है। जैसे पेपिली एडीमा से भी ऊपर हम जाते हैं तो क्या हचिंसन्स पिपिल, ये पूछ सकता है उससे किसी पे भी, हचिंसन्स प्यूपिल। हचिंसन्स प्यूपिल के बारे में पता होनी चाहिए, कहाँ पे देखने को मिलता है। तरीके से इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मान के चले एक साइड है, ऐसे मान के चले अफेक्टेड साइड कौन सी है मेरी, ये अफेक्टेड आई वाली साइड ये,
और नॉन अफेक्टेड है। तो यदि मैंने इस पर लाइट डाली तो इस तरीके से प्राइमरी पे तो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ये इस तरीके से नॉर्मल रिस्पॉन्स में आ जाएगा, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा क्योंकि इरीटेशन रहेगा हमारा इस तरीके से, किसके द्वारा इरीटेशन हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कारण, जिसके कारण का ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। पैरासिम्पैथेटिक का यूज कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में होता है, सिम्पैथेटिक का डायलेशन कराने में होता है। अब ये क्या है, उसके बाद का ये स्टेज 1 होगी, इस तरीके से स्टेज 1। स्टेज पूछता है स्टेज 2 में क्या होगा, इस तरीके से ये वो बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाएगी, जबकि ये नॉर्मल साइज में ही रहेगी। मतलब इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, नॉर्मल साइज में तो नहीं हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये स्टेज 2 कहते हैं। क्योंकि इस तरीके से इसमें क्या पैरालाइसिस हो गया हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का, जबकि इसमें एक तरीके से इरिटेशन देखने को मिल रहा है। देखिए लास्ट जो स्टेज है जिसमें एक तरीके से दोनों साइड हमको पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, इस तरीके से ब्लड सप्लाई जानी रही, इस तरीके से स्टेज 3 होती है, जिसमें इस तरीके से दोनों के दोनों जो पीपल हैं इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्स के कारण डायलेटेड हो रहे हैं, कोई भी इतनी रिफ्लेक्स हमारे को दिखा नहीं रहा है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है यदि आपको ब्रेन डेथ चेक करनी है, क्योंकि इस तरीके से आप ब्लड रिफ्लेक्स कभी भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये ब्रेन डेथ हो गया पेशेंट को। ये तो ये हचिंसन्स प्यूपिल है, ये पता होनी चाहिए आपको थोड़ा सा। ये उसके अलावा क्या देखने को मिलता है आपको, डिप्लोपिया देखने को मिलता है 6th नर्व पाल्सी के दौरान। ये एक बार मैं शायद दोबारा ही बताया था कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के बारे में बात करी तो पता था ये। और जो आपको मेन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा आपको कुशिंग्स ट्रायड, कभी भी पूछेगा क्वेश्चन तो ये ही पूछेगा फिर कुशिंग्स ट्रायड क्या होता है। कुशिंग्स ट्रायड के बारे में पूछा तो वो पूछता है कि हाइपरटेंशन मिलती है तो इसमें, हाँ हाइपोटेंशन में कहते हैं हाइपरटेंशन मिलती है। एक होती है हमारी ब्रेडिकार्डिया, तीसरी क्या चीज़ मिलती है हमारी इस तरीके से इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, ये ज़्यादा सही शब्द आया मेरे ख्याल से, तो इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। मोस्ट कॉमनली कौन सा मिलता है हमको, काइन स्टोक ब्रीदिंग में देखने को मिलती है इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सारे साइन एंड सिम्टम होते हैं इस तरीके से हमारे, एक तरीके से किसके, हमारा एक तरीके से रेड ICP की। यदि मैंने चलो बहुत ज़्यादा होगी इस तरीके से बहुत ज़्यादा डायलेटेड पुपिल जो होते हैं उसको ब्राउन पुपिल भी कह देते हैं। तो ये अच्छी पॉइंट भी लिख देना चाहे तो आंसर करना, और उसे ब्राउन पुपिल भी कह देते हैं ये। और पेपलियडी में भी देखने को मिल जाता है हमको। ये तो इस तरीके से ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ छोटा मोटा लेवल का हमारे रेंज ICP के बारे में। ब्रेन डेथ के बारे में बातचीत करें तो उसके बारे में वैसे ही याद कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जो कर लेते हैं, पहली बात तो क्या हेडिंग डाल देता हूँ, ब्रेन डेथ तो लिखना तो कहीं बनेगा। हाँ तो ब्रेन डेथ जो होते हैं उसके बारे में आपको पॉइंट पता होने चाहिए। तो सारे के सारे जो रिफ्लेक्स जो होते हैं हमारे एक तरीके से वो चले जाते हैं, जितने भी रिफ्लेक्स हुए, चाहे हमारे इस तरीके से ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स हुए, हाँ स्पाइनल रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है ना इस तरीके से नीजर रिफ्लेक्स वगैरह वो सब प्रेजेंट रहेंगे। हाँ इस तरीके से हाइपरस्पास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है, अपर मोटर न्यूरल रीजन देखने को मिलता था, फिर एक्जेरेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल नॉर्मली मिलेंगे, एक्जेरेटेड आपको देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। तो स्पाइनल इस तरीके से अलग है थोड़ा सा ब्रेन से, तो ठीक है। तो इसलिए स्पाइनल रिफ्लेक्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। लेकिन जो इतने ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है हमारे, चाहे जितने भी क्रेनियल नर्व्स वाले हुए, चाहे हमारा गैग रिफ्लेक्स हुआ, चाहे हमारे एक तरीके से वो हुआ कफ रिफ्लेक्स हुआ, चाहे हमें इस तरीके डॉल्स आई रिफ्लेक्स बताऊँ तो इस तरीके से डॉल्स आई रिफ्लेक्स हुआ, वो सारे के सारे चले जाते हैं। ये चीज़। दूसरा ये जो टेस्ट करते हैं हम इस तरीके से एपनिया टेस्ट करते हैं। एपनिया टेस्ट में क्या होते हैं, इस तरीके से हम क्या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देखो उसको हटा लेते हैं मास्क को, और उसके बाद कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर पर डालते हैं, तरीके से 60 mg। और मैंने जब इस तरीके से फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस तरीके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कीमोटेक्टिव फैक्टर रहता है किसके लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमने एक तो बहुत सारा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दी। अब इसमें हमें वही प्री ऑक्सीजनेशन क्योंकि मान के चले यदि आदमी थोड़ा सा हल्के पुली कंडीशन में था, आपने मार ही दिया उसको बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे के, इसलिए प्री ऑक्सीजनेशन देते हैं। यानी कि एक तरीके से आदमी की जो काम है एक तरीके से हमको चल रहा है, मतलब एक तरीके से आदमी है वो इसके में ब्रेन डेड हुआ है, वो उसके लिए जो हार्ट है वो भी फंक्शन कर रहा है। हार्ट के लिए बता तो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, हार्ट चाहे तो अपना फंक्शन खुद कर सकता है। हम चेक कर रहे हैं वो एक तरीके से ब्रेन का फंक्शन चेक कर रहा है। तो
एक तरीके से हमने कहा एक तरीके से ऑक्सीजन वगैरह बहुत ज़्यादा उसको दे दी ताकि क्या एक तरीके से जो हार्ट की फंक्शनलिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, उसको ऑक्सीजन है वो मिल रही है। लेकिन हम उसको क्या रेस्पिरेटर चेक कर रहे हैं कि आगे क्या बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देने पे उस पर इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता उसकी रेस्पिरेटरी पे, क्योंकि एक तरीके से हमको रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं तरीके ब्रेन स्टेम में मिलते हैं उनकी मूवमेंट चेक करनी है। तरीके से ब्रेन स्टेम का जो एक तरीके से फंक्शन है वो चेक करनी है। इस तरीके से वो हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यदि वो नहीं देखने को मिला है इसका मतलब है कि ब्रेन डेड हो चुका है आदमी, कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके पोस्टमार्टम की तैयारी करो, या इस तरीके से आपको ट्रांसप्लांटेशन वगैरह कराना है कोई से ऑर्गन का, सही है तो वो ट्रांसप्लांटेशन वही टाइम पर करा लो। आदमी का मरना तय हो चुका है, मतलब कोई तरीके से यदि पल्स वगैरह चल रही है तो कोई मतलब नहीं है। यदि आदमी ब्रेन डेड हो गया, कोई बिना ब्रेन के तो कुछ आदमी कर नहीं सकता ये। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक था, रेज्ड आईसीपी का रहा थोड़ा बहुत, हमने ब्रेन डेड को भी एक्सप्लेन किया। हाँ, जीसीएस स्कोर को याद रखना, जिससे 3/14 होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, सर्जरी में बात करेंगे इसकी, तो सर्जरी में बात करेंगे तब बताऊँगा ये जीसीएस स्कोर क्या होता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। ठीक है।